Hello friends, today we will start TDS and TCS पेमेंट ऑफ टैक्स CA फाइनल IDT। ठीक है, तो TDS कब कटेगा, कितने परसेंट कटेगा, TDS कौन काटेगा, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 51, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन इन दिस एक्ट द गवर्नमेंट में मैंडेट। ठीक है, किस किस को? डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी और सच पर्सन ऑफ कैटेगरी ऑफ पर्सन एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। ठीक है, कि ये डिडक्ट करेंगे TDS कितने परसेंट? एट द रेट ऑफ 1%, 1% CGST, 1% SGST फ्रॉम पेमेंट मेड और क्रेडिटेड टू द सप्लायर। ठीक है, ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस और बोथ वेयर द टोटल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट एक्सीडिंग 2.5 लाख रुपीज, 2.5 लाख रुपीज। समझ में आया? तो TDS कौन काटेगा? फॉलोइंग 4 कैटेगरी ऑफ पर्सन TDS काटेंगे। कौन कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ और एस्टेब्लिशमेंट, ओके, और लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट की एजेंसियां या नोटिफाइड पर्सन। नोटिफाइड पर्सन कौन होता है? नोटिफाइड पर्सन मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी और any other body set up by an act of parliament or state legislature established by the government with 51% or more participation by way of equity or control to carry out any function। उसके अलावा सोसाइटीज जिसको एस्टेब्लिश किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो रजिस्टर्ड होती है सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट के अंदर। ठीक है, उसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU, ये भी जब पेमेंट ये फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन अगर पेमेंट करते हैं ना सप्लायर को, ठीक है, क्योंकि सप्लायर ने इनको टैक्सेबल गुड्स और सर्विस दिया है जिसके बदले में ये पेमेंट कर रहे हैं, तो इनको TDS काटना पड़ता है। 1% CGST, 1% SGST। ठीक है, अब वैल्यू क्या होगा, कौन सी वैल्यू पर ये TDS काटेंगे उसकी बात करते हैं। उससे पहले मैं एक पॉइंट बता देता हूँ आपको। प्रोविजन ऑफ TDS आर एप्लीकेबल टू सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, जिसको स्पेसिफाई किया गया एनेक्सर A के अंदर। उसके अलावा जितने भी रिमेनिंग अथॉरिटीज होती है ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, उसके ऊपर TDS नहीं करता है। कुछ प्रिस्क्राइब कैटेगरी है जहाँ पर TDS करता है, अदरवाइज जितनी भी रिमेनिंग अथॉरिटी होती है ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, वहाँ पर TDS नहीं करता है। ओके, गॉट इट। अब अपन बात करते हैं वैल्यू जिसके ऊपर अपने को TDS काटना होता है। जो भी ये वैल्यू होती है ना, थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी होती है? टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट एक्सीडिंग 2.5 लाख रुपीज एक्सक्लूडिंग GST एज पर द इनवॉइस। मतलब अगर टोटल वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, ठीक है, टैक्सेबल इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो ही TDS कटेगा। 1% CGST, 1% SGST। ठीक है, IGST केस में 2%। ओके, लेकिन ये 2.5 लाख रुपीज है ना, इसमें से आप एक्सक्लूड कर दो GST का अमाउंट और सेस का अमाउंट, उसके बाद जो अमाउंट बचता है ना वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कितने परसेंट से कटेगा? 1% बता ही दिया आपको। ठीक है, लेकिन नो TDS नहीं कटेगा इस सिचुएशन में। कब? जब सब, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से इस बार क्वेश्चन बना था हमारे। ठीक है, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में, जैसे राजस्थान में, ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान है, लेकिन प्लेस ऑफ रेसिपिएंट कहाँ पर है? महाराष्ट्र है, तो TDS काटने की जरूरत नहीं है। क्यों? सिंपल सी बात है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान में है तो CG इंटरेस्टेड हो गया, CGST SGST लगेगा। ठीक है, लेकिन रेसिपिएंट है कहाँ का? महाराष्ट्र में, तो वो उसके लिए तो इंटरेस्टेड हो गया, वो IGST लेगा, लेकिन यहाँ तो CGST और SGST लगा है तो उसको ITC मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो TDS नहीं कटता है यहाँ पर। कब नहीं कटता है? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, तब TDS नहीं काटना है आपको। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ TDS टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को आपको TDS का पेमेंट कब करना पड़ता है? विद इन 10 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। मंथ खत्म हो गया, ठीक है, उसके 10 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट कर दो TDS का गवर्नमेंट को। ठीक है, सच डिडक्टर नीड टू गेट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर में मैंने आपको बताया है। दे नीड टू रेमिट सच TDS कलेक्टेड बाय द 10th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द मंथ इन विच TDS वाज कलेक्टेड। जब आप वही अगले महीने की 10 तारीख को आपको जमा कराना होता है। द अमाउंट डिपॉजिटेड एट TDS विल बी रिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ सप्लायर। जो भी सप्लायर होता है ना, उसका कैश इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में TDS का अमाउंट दिखता है, और इस अमाउंट को वो यूटिलाइज कर सकता है डिस्चार्ज ऑफ इस लाइबिलिटी टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, फीस और एनी अदर अमाउंट। ओके, एनी अमाउंट शो एज ए TDS विल बी रिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ सप्लायर। ये मैंने आपको बता ही दिया। एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS कब कब कटेगा, और ठीक है, और कौन सा कटेगा? CGST SGST कटेगा या IGST कटेगा? सबसे पहले बात करते हैं सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड रेसिपिएंट, तीनों ही एक ही स्टेट में।
फॉर एग्जाम्पल लोकेशन ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ रिसीवेंट राजस्थान के अंदर है। तो ये क्या हो गया, इंटरेस्टेड सप्लाई हो गया। टीडीएस कौन सा कटेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी 1% और 1%, ठीक है, टू बी डिडक्टेड। अब सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन डिफरेंट स्टेट, बोले तो लोकेशन ऑफ सप्लायर मुंबई में, महाराष्ट्र में, और प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान में, तो इंटरस्टेट सप्लाई हो गया, टीडीएस कटेगा आईजीएसटी 2%। अब बात करते हैं लोकेशन ऑफ सप्लाई, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में, ठीक है, मतलब राजस्थान में, और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अनदर स्टेट में, बोले तो महाराष्ट्र में, तो ये क्या हो गया, इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई क्यों हो गया, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लाई, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान में, तो इंटरस्टेट ही होगा ना, तो यहाँ पर टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि रेसिपिएंट का लोकेशन आउटसाइड द स्टेट है, बोले तो महाराष्ट्र में, यहाँ पर दूसरा स्टेट में, डिफरेंट फ्रॉम दी सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई के स्टेट से। अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट कंप्लाइंग द टीडीएस प्रोविजन। टीडीएस आपने काटा ही नहीं तो इंटरेस्ट लग जाएगा अलोंग विद टीडीएस अमाउंट, ठीक है। टीडीएस आपने काट लिया लेकिन आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, या फिर आपने गवर्नमेंट को पे तो किया है लेकिन 10th जो भी अगले महीने की 10 तारीख होती है ना, वहां तक पे करना होता है, लेकिन वहां तक नहीं, उस 10 तारीख तक पेमेंट नहीं किया, उस 10 तारीख के बाद में आपने पेमेंट किया, तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा अलोंग विद टीडीएस अमाउंट, ठीक है। लेट फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न, टीडीएस की रिटर्न आपने लेट फाइल किया तो आपको लेट फीस लगती है 100 रुपया पर डे, ठीक है, ड्यूरिंग विद सच फेलियर कंटिन्यू, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 5,000 रुपए की पेनल्टी लेट फीस होगी, इससे ज्यादा की नहीं होगी। ये हो गया अपना टीडीएस का प्रोविजन। अब बात करते हैं टीसीएस, ठीक है, एक बार देख लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया टीडीएस के अंदर। ये वाला पॉइंट, कैटेगरी ऑफ पर्सन नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती है। कब, व्हेन गुड्स और सर्विस आर सप्लाई फ्रॉम पीएसयू टू अनदर पीएसयू, मतलब अगर एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दूसरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रही है, चाहे वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो या नहीं हो, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस टेक प्लेस बिटवीन दी वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्पेसिफाई इन ABCD, यानी ये जो 4 पर्सन है ये आपस में अगर सप्लाई करते हैं गुड्स और सर्विस का तो भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये अपना टीडीएस पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं अपन टीसीएस की। टीसीएस कौन काटेगा, टीसीएस काटना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ईसीओ। ईसीओ का मतलब होता है एनी पर्सन हु ओन, ऑपरेट और मैनेज क्या, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ईसीओ का मतलब क्या होता है, एनी पर्सन, कोई भी बंदा जो खुद ओ करता है या खुद ऑपरेट, या तो वो ऑपरेट करता है या फिर मैनेज करता है। क्या मैनेज करता है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि सप्लाई की जाती है गुड्स का, या सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस होता है, जिसमें इंक्लूड किया जाता है डिजिटल प्रोडक्ट ओवर डिजिटल नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, ठीक है, ये होता है ईसीओ। अब टीसीएस की बात करते हैं। टीसीएस में रेट ऑफ टीसीएस कितना है, अंडर सीजीएसटी में 0.5%, ठीक है, 0.5% अंडर सीजीएसटी, 0.5% अंडर एसजीएसटी, ठीक है, और आईजीएसटी में कितना हो गया 1%, ठीक है। पर्सन लाइबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, ठीक है। टीसीएस कौन कलेक्ट करेगा, ईसीओ कलेक्ट करेगा। और थर्ड सोर्स लिमिट कितनी है इसकी, कुछ भी नहीं है। अगर 1 रुपए की भी सप्लाई टीसीएस के 1 रुपए की भी सप्लाई अगर ईसीओ के थ्रू हुए तो टीसीएस काटना पड़ेगा ईसीओ को। और रेट अपन ने पढ़ लिया था 0.5% एसजीएसटी, 0.5% सीजीएसटी, 1% आईजीएसटी। वैल्यू फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। अब वैल्यू अपन क्या लेंगे, यहाँ पर अपन वैल्यू लेंगे सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, कितना अपन ने ईसीओ के थ्रू सेल किया है, कितना सेल्स रिटर्न आ गया है, इन दोनों को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है ना उस पर अपने कैलकुलेट करना पड़ता है 0.5%, ठीक है। अब एग्रीगेट मतलब नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस अदर देन नोटिफाइड सर्विसेज अंडर सेक्शन 9(5) बाई ऑल रजिस्टर्ड पर्सन। सेक्शन 9(5) के अंदर 3 सर्विसेज स्पेसिफाई की गई है जहां पर ईसीओ ही लाइबल होता है टैक्स पे करने के लिए। अगर ईसीओ खुद टैक्स पे करने के लिए लाइबल है तो वो टीसीएस क्यों कलेक्ट करेगा, वो खुद पे कर रहा है ना गवर्नमेंट को डायरेक्टली, ठीक है। तो उसमें अपने को टोटल सेल्स में से वो वाली सेल्स हटा देनी है, ठीक है, जो 9(5) में स्पेसिफाई की गई है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज 3 सर्विसेज है, मैं बताऊंगा अभी आपको। उसमें से अपने को माइनस करना है सेल्स रिटर्न कितना हुआ है, तो ये अपना नेट वैल्यू आ जाएगा, इस पे अपने को कैलकुलेट करना है 0.5%। ड्यू डेट कितनी होती है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीसीएस टू द गवर्नमेंट विद इन 10 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, वही 10 तारीख को आपको जमा कराना पड़ता है। 9(5) के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज स्पेसिफाई की गई है, 3 सर्विसेज स्पेसिफाई की गई है। सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय वे ऑफ रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मोटरसाइकिल
उसके अलावा अकोमोडेशन इन होटल, इन गेस्ट हाउस, अदर कमर्शियल प्लेस मेंट फॉर रेजिडेंस लॉजिंग पर्पस एक्सेप्ट वेयर पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू द ईसीओ इज लायबल टू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर जो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है पर्सन ईसीओ के थ्रू, अगर वो खुद लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी में, तो वो टैक्स, तो यहाँ पर ईसीओ लायबल नहीं होगा टैक्स पे करने के लिए, वो पर्सन टैक्स पे करेगा। ठीक है, और उसी तरह हाउसकीपिंग सर्विसेज में भी यही पॉइंट लगता है, अगर हाउसकीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडर अगर खुद लाइबल है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो टैक्स पे करेगा। अदरवाइज ये 3 सर्विसेज है जिस पे नॉर्मली ईसीओ टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, तो उसे टीसीएस काटने की जरूरत नहीं होती इसके ऊपर। समझ गए? ठीक है, अब अपन कुछ, हाँ, एवरी ऑपरेटर हु कलेक्ट द अमाउंट स्पेसिफाई सबसेक्शन 1 सेल फर्निश स्टेटमेंट। मतलब ईसीओ होता है ना, उसको इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट देना पड़ता है जिसमें डिटेल होती है उसने कितनी सप्लाई की है ईसीओ के थ्रू, कितना सेल्स रिटर्न हो गया, कितना अमाउंट उसने कलेक्ट किया ड्यूरिंग द मंथ। ठीक है, विद इन 10th डे आफ्टर द एंड ऑफ द सच मंथ। जो मंथ खत्म हो जाता है ना उसके अगले महीने की 10 तारीख तक आपको ये स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ता है। उसके अलावा एक ईसीओ को एक एनुअल स्टेटमेंट भी देना पड़ता है मंथली स्टेटमेंट के साथ में। वो एनुअल स्टेटमेंट कब जाता है? बिफोर द 31st डे ऑफ द दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2021 से पहले पहले एक एनुअल स्टेटमेंट भी उसको सबमिट करना पड़ता है ईसीओ को, जिसमें डिटेल रहती है उसने कितनी सप्लाई किया है गुड्स और सर्विस और थ्रू। ठीक है, गुड्स और सर्विस और बोथ इफेक्टेड थ्रू इट, इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ रिटर्न थ्रू इट, मतलब कितना सप्लाई हुआ है, कितना सेल्स रिटर्न आ गया, कितना उसने अमाउंट कलेक्ट कर लिया ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर, ये उसका स्टेटमेंट भी उसको देना पड़ता है। नेक्स्ट, अब इफ एनी ऑपरेटर आफ्टर फर्निशिंग ए स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन 4 डिस्कवर एनी ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर देयर इन अदर देन एज ए रिजल्ट ऑफ स्क्रूटनी ऑडिट इंस्पेक्शन एनफोर्समेंट एक्टिविटी बाय द टैक्स अथॉरिटी ही शैल रेक्टिफाई सच ओमिशन। ठीक है, अगर उसको कोई भी किसी तरह की कोई भी गलती मिलती है स्टेटमेंट फर्निश करने के बाद में, तो उसको वो रेक्टिफाई कर सकता है अलोंग विद पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। उसे पेमेंट करना होगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। ठीक है, अमाउंट मतलब रेक्टिफाई तो कर सकता है लेकिन उसे साथ साथ इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना होता है। और रेक्टिफाई कब तक कर सकता है? आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द स्टेटमेंट ऑफ मंथ ऑफ सेप्टेम्बर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। इस डेट से पहले पहले तक रेक्टिफाई कर सकता है, इस डेट के बाद में नहीं कर सकता। नो सच रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर शेल बी अलाउड। ठीक है, जो भी ड्यू डेट ऑफ सितंबर महीने की ड्यू डेट होती है ना, जैसे 20 तारीख होगी 20 अक्टूबर, ठीक है, और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, एनुअल स्टेटमेंट फाइल करने की जो भी एक्चुअल डेट थी, एक्चुअल डेट की बात हो रही है, यहाँ ड्यू डेट की बात नहीं हो रही, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, उस डेट से पहले पहले तक आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया अदर देन एज ए रिजल्ट ऑफ स्क्रूटनी इंक्वायरी वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट, एनी अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर में सर्व ए नोटिस इधर बिफोर और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग। मतलब जो भी अथॉरिटी होती है ना, कौन सी अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर, वो आपको नोटिस दे सकती है, तो आपको ईसीओ होता है ना, उसको डिटेल देनी पड़ती है। कौन कौन सी डिटेल देनी पड़ती है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इफेक्टेड थ्रू सच ईसीओ। ठीक है, ड्यूरिंग एनी पीरियड, स्टॉक ऑफ गुड्स हेल्ड बाय द सप्लायर मेकिंग सप्लाई थ्रू सच ऑपरेटर इन गोडाउन वेयर हाउस by whatever name call managed by such operator and declare as additional place of business by such supplier as specified in the notice। कौन कौन सी डिटेल मंगवाएगा वो अथॉरिटी? ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस जो भी ईसीओ के थ्रू होता है। उसके अलावा स्टॉक ऑफ गुड्स हेल्ड बाय सप्लायर, ठीक है, सप्लायर के पास में कितना स्टॉक पड़ा है गुड्स का, मेकिंग सप्लाई थ्रू ईसीओ। ठीक है, इन गोडाउन और वेयर हाउस मैनेज बाय द ऑपरेटर, ऑपरेटर के गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा है सप्लायर का, ठीक है, जो भी सप्लाई कर रहा है ईसीओ के थ्रू। उसके अलावा ईसीओ जिसको भी नोटिस मिलता है ना, उसको 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस, जब भी उसको नोटिस सर्व होता है ना, उसके 15 डेज के अंदर, 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उसको इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो पेनल्टी लग जाएगी उसके ऊपर 25,000 रुपये की। ठीक है, तो ये अपना हो गया टीडीएस और टीसीएस चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच गाइस।